नमस्कार, मैं दीपक पुनिया स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी कक्षा में। सीबीएसई टर्म 1 के जो फिजिकल केमिस्ट्री के दो चैप्टर सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन के एमसीक्यूज जो अपने अभी तक नहीं हुए थे, उनकी सीरीज में आपके लिए लेकर आ रहा हूं। शुरू करने वाले हैं अपन सॉलिड स्टेट से। सॉलिड स्टेट में जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, उन क्वेश्चन से मेरी आपको ये समझाने की कोशिश रहेगी कि कैसे आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके इन एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज को समझने के बाद और स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। चलिए अपन शुरू करते हैं। तो अपनी इस एमसीक्यू सीरीज का पहला सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर, जिसमें यह लिखा गया है, Which of the following conditions favor a substance to exist in solid state? कि एक सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करे, उसके लिए कौन कौन से फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। तो यार ये जो सवाल है ना, ये आपने पढ़ा होगा सबसे पहले जब तुमने सॉलिड स्टेट में ये पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, वहां पर आपने पढ़ा होगा। और उसमें आपको बताया था कि एक सब्सटेंस हो मेनली तीन जो स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनमें एग्जिस्ट कर सकता है। और उनमें डिफरेंस किस चीज का होता है? जो उनमें जो सबसे पहला डिफरेंस होता है उनकी कंडीशंस में, वो ये होता है कि जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं सॉलिड स्टेट में, और जो थर्मल एनर्जी होती है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, वो थर्मल एनर्जी लोवेस्ट होती है किसमें? सॉलिड स्टेट में। तो ये उसकी कुछ कंडीशंस होती है, ठीक है। तो इन्हीं दो कंडीशंस के बेसिस पे अपन इन चारों ऑप्शंस को चेक करके एक उसका सही आंसर अपन बता देंगे। आप सबसे पहले देखिए, जब आप ऑप्शन ए की तरफ देखेंगे तो उसमें क्या लिखा है बोलो? उसमें लिखा है हाई टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा तो थर्मल एनर्जी भी ज्यादा होगी, और अगर थर्मल एनर्जी ज्यादा है तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करना नहीं चाहेगा। तो मतलब ये इसका आंसर नहीं है, और सी भी इसका आंसर नहीं है। बात किसकी करेंगे अपन? ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी में आपको कहा गया है कि लो टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बहुत कम है, थर्मल एनर्जी भी बहुत कम होगी, और थर्मल एनर्जी बहुत कम है मतलब ये फेवरेबल कंडीशन है एक सब्सटेंस के सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करने के लिए। तो इसलिए मैं कह दूंगा कि यहां से जो ऑप्शन बी है वो होगा इसका करेक्ट आंसर। अच्छा, अब अपन बात कर लेते हैं डी के बारे में। डी कह रहा है वीक कोहेसिव फोर्सेस। नहीं, गलत है। इंटर पार्टिकल फोर्स जो होते हैं उनके बीच में लगने वाले जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट होने चाहिए, वीक नहीं होने चाहिए। इसलिए यह भी इसका आंसर नहीं है। तो इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया इसमें आपको बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। आपको बताया गया था एक सॉलिड है वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है अमोर्फस सॉलिड। और आपको यह भी याद होगा कि यह आपको बताया गया था कि जो क्लासिफिकेशन है वो इस बेसिस पे किया गया है कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर है, रिपीटिव है या नहीं है। ऐसे सॉलिड्स जिनमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है, रिपीटिव होता है, वो तो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जिनमें ऐसा नहीं होता है उनको अपन बोलते हैं एक्रिस्टलाइन सॉलिड, या उसको अपन बोल देते हैं अमोर्फस सॉलिड, ठीक है। और आपको वहां पर प्रॉपर्टीज में बताया गया था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके डेफिनेट और कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन होते हैं। मतलब पूरे सॉलिड का जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है वो कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा, ठीक है, वेरिएबल नहीं होता है वो वाला। दूसरा आपको बोला गया था कि आइसोट्रोपिक इन नेचर नहीं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो एन आइसोट्रोपिक होते हैं। आपको याद हो, बताया गया था आपको कि ऐसे सॉलिड्स या ऐसी प्रॉपर्टीज जो डायरेक्शन डिपेंडेंट हो, अगर आप इस डायरेक्शन में गए तो प्रॉपर्टी कुछ और है, इधर गए तो प्रॉपर्टी कुछ और है, इधर चले गए तो प्रॉपर्टी कुछ और है। जिन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज डायरेक्शन डिपेंडेंट होती हैं उनको अपन कहते हैं एन आइसोट्रोपिक, और जिनकी डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होती हैं उनको अपन कहते हैं आइसोट्रोपिक। और आपको बताया गया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो एन आइसोट्रोपिक होते हैं, मतलब बी इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। बात कर लेते हैं अपन सी के बारे में। ए रेगुलर पीरियडिकली रिपीटेड पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द एंटायर क्रिस्टल। सही बात है। अरे इसीलिए तो उसको अपन बोलते हैं क्रिस्टलाइन। अरे जिस बेसिस पे अपन ने क्लासिफिकेशन किया था वो क्या था? वो ये था कि जिनमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रिपीटिव हो, साथ ही साथ एक लॉन्ग रेंज तक वो रिपीट होता रहे, एक रेगुलर अरेंजमेंट हो, इसीलिए उसको अपन ने क्या बोला था? बोलो क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये बात तो सही, बिल्कुल सही होनी चाहिए।
और इन्हीं को अपन बोलते हैं ट्रू सॉलिड। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, कि ये आइसोट्रोपिक नहीं होते, ये होते हैं एनआइसोट्रोपिक। ठीक है, अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि यार मतलब ये जो चार आपके सामने सॉलिड्स हैं उनमें से अमोर्फस सॉलिड का एग्जांपल कौन सा है? तो ये आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल लिखे हुए हैं, आपको पढ़ाए भी गए थे अगर आपने वीडियो लेक्चर पूरा देखा है तो। जैसे आप ऐसे इन चारों में से ग्रेफाइट जो होता है वो क्रिस्टलाइन होता है, क्रोम एलम जो होता है वो भी क्रिस्टलाइन होता है, सिलिकॉन कार्बाइड SiC भी क्या होता है? क्रिस्टलाइन होता है। लेकिन जो क्वार्ट्ज होता है, जो क्वार्ट्ज ग्लास होता है, वो आपका होता है अमोर्फस सॉलिड। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है एक स्पेसिफिक सॉलिड के बारे में, और वो कौन सा है? वो आपको कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास। तो यहां पर वो पर्टिकुलर सॉलिड कौन सा है? वो सॉलिड है क्वार्ट्ज ग्लास। ठीक है, जो पर्टिकुलर सॉलिड आपको यहां पर दिया गया है वो सॉलिड है आपका क्वार्ट्ज ग्लास। ठीक है, इस क्वार्ट्ज ग्लास के लिए आपको यह बोला गया है कि इस सॉलिड के लिए अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या वो हर एक डायरेक्शन में सेम होगी? क्या वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक डायरेक्शन में सेम होगी? पहला आपको यह पूछा गया है। दूसरा आपको बोला गया कि नहीं, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होगी। तीसरा आपको बोला गया है कि आप बता नहीं सकते, और चौथा बोलता है कि हमेशा जीरो होगी। तो याद कीजिए, क्वार्ट्ज ग्लास कैसा सॉलिड है? तो आंसर है अमोर्फस। कैसा होता है? होता है अमोर्फस सॉलिड। ठीक है, यह होता है एक अमोर्फस सॉलिड। और जो अमोर्फस सॉलिड होते हैं, उन अमोर्फस सॉलिड के लिए उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होती हैं, जिनको अपन आइसोट्रोपिक सॉलिड्स भी बोल देते हैं, आइसोट्रोपिक नेचर भी इसको अपन बोल देते हैं। तो इसका मतलब अगर इसकी प्रॉपर्टीज डायरेक्शन इंडिपेंडेंट हैं तो मैं से बोल दूंगा कि इट इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका जो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है वो किस वजह से होता है? ऐसा क्यों होता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है? ठीक है, वो उसी पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट होते हैं, ना उससे वो पहले मेल्ट होंगे ना ही वो उसके बाद मेल्ट होंगे, वो उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं। क्या है इसकी वजह? तो देखिए, इस सवाल का आंसर छुपा है इस चीज में कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनका अरेंजमेंट, उनमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर और रिपीटिव होता है। जब उसकी वजह से क्या होता है, तो चलिए एक काम करते हैं, अपन एक कोई ऐसी हाइपोथेटिकल सॉलिड बना के देखते हैं। ठीक है, मैं ऐसे एक सॉलिड यहां पर बना रहा हूं। मान लो उसका एक पार्टिकल यहां है, दूसरा पार्टिकल यहां है, तीसरा यहां पर है। ऐसे कुछ पार्टिकल्स हैं, इनका कुछ ऐसा अरेंजमेंट है। ये मान लो कुछ पार्टिकल्स हैं, उनका कुछ ये अरेंजमेंट है। ठीक है, इस तरीके से ये एक रेगुलर और रिपीटिव अरेंजमेंट आप कह सकते हो। ठीक है, अब समझिए ध्यान से, अगर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसका एक रेगुलर और रिपीटिव अरेंजमेंट है, तो देखो आप ऐसे कह सकते हो कि जितने मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्सेज, जितने फोर्स, जैसे फोर्सेज इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में काम कर रहे हैं, आप ऐसे कह सकते हो कि मान लो ये जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कुछ फोर्सेज लग रहे होंगे, वैसे ही फोर्सेज देखो इनके बीच में लग रहे होंगे, क्योंकि एक ऐसा सॉलिड है, बोलो क्रिस्टलाइन है, उसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फिक्स है, उसमें दो पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो एक जैसे से बॉन्ड्स के लिए, एक जैसे से पार्टिकल्स के लिए फिक्स है। तो जब ये सारी चीजें यहां पर कांस्टेंट हैं, तो एक बात बताना, आप पहले इसकी डेफिनेशन समझो, क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट? तो आप कहोगे सर मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। बोलो, अपन यही बोलते हैं। अच्छा, आप एक चीज और सुनिए, जो उसकी डेफिनेशन होती है उस डेफिनेशन से अपन क्या कह सकते हैं? डेफिनेशन से अपन ऐसे कह सकते हैं कि जब जब कोई सॉलिड कन्वर्ट होता है किसी लिक्विड में, तो होता क्या है वहां पर होता यह है कि उसके जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैं वो थोड़े से वीक हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं। और जब इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होते हैं तो उसके लिए हमें देनी पड़ती है कुछ एनर्जी, और जब हम कुछ एनर्जी देते हैं, वो हम जो उसको हीट करते हैं एनर्जी देने के लिए, उस हीट को कहा जाता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और जिस टेम्परेचर पर ये वाले जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतने वीक हो जाएं कि वो लिक्विड बन जाए, उस टेम्परेचर को कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट। बोलो, यही उसकी डेफिनेशन होती है। अब आप ही बताइए, जब पूरे सॉलिड्स में, चाहे तुम कहीं से कहीं पर भी देख लीजिए, तुम कहीं से कहीं पर भी ट्राई कर लीजिए, जब हर जगह इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक जैसे होंगे
तो उन सबको ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होगा वो रिक्वायर्ड टेम्परेचर भी सबके लिए एक ही होगा, और वही होता है उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसकी वजह से अपन ऐसे कह सकते हैं कि हर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, वो एक रेंज में लाई नहीं करता है। अच्छा, इस चीज में फर्क क्या है? एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं क्या डिफरेंस है, सुनिए। मान लो एक आपके पास है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक आपके पास है क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसका मेल्टिंग पॉइंट मान लो 60 डिग्री सेल्सियस है। चलो अपन यही एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। मान लो ये वाला सॉलिड 60 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता है। क्या मतलब है इसके शार्प मेल्टिंग पॉइंट होने का, वो सुनिए ध्यान से, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, सुनना। ये 60 डिग्री पर मेल्ट होता है, इसका मतलब जब तुम 59.9 डिग्री सेल्सियस लोगे तब इसको मेल्ट नहीं होना चाहिए, और ये मेल्ट नहीं होगा। उसके बाद जब तुम उसको 61 डिग्री सेल्सियस कर लोगे तब ये कंप्लीटली मेल्ट हो जाना चाहिए, उस पर ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब ऐसा होता है कि पूरा सॉलिड एक फिक्स टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाए, ना उससे पहले हो और ना उसके बाद वो सॉलिड स्टेट में रहे, तो उसको अपन कहते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बात समझ में आ रही है कि क्या मतलब है शार्प मेल्टिंग पॉइंट होने का, ठीक है। दूसरी बात सुनना, अगर वही आपका सॉलिड अमोर्फस होता, अगर वही अपना सॉलिड अमोर्फस सॉलिड होता तो क्या होता, वो ध्यान से सुनिएगा आप, ठीक है। सुनना ध्यान से। अमोर्फस सॉलिड के केस में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के अरेंजमेंट फिक्स नहीं होते। मान लो कोई एक यहां है, एक यहां है, ऐसे मान लो, वो उनका कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, कुछ ऐसे मान लीजिए वो, ठीक है, वो कुछ ऐसे हैं, ये आपको दे रखा है। आपको पता है, देखो यहां पर इनके बीच के जो इंटरेक्शन है वो कुछ और नेचर के होंगे, या स्ट्रॉन्ग फोर्सेज हैं, यहां वीक थे, या और वीक हैं, या और स्ट्रॉन्ग हैं। क्या हर जगह है, क्या हर जगह अलग अलग स्ट्रेंथ के इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद हैं? क्या हैं? तो ऐसा पॉसिबल है कि मान लो जब तुम इसको ब्रेक कर रहे हो, जब तुम इसको ब्रेक कर रहे हो तो मान लो तो 50 डिग्री सेल्सियस पे ब्रेक हो जाए क्योंकि वीक है। ये वाला मान लो 70 डिग्री सेल्सियस पे ब्रेक हो रहा है, मतलब ये वाला सॉलिड 50 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना स्टार्ट हुआ था और 70 तक मेल्ट हो रहा है, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, वो एक रेंज में लाई कर रहा है। और इस टाइप का जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं इन सॉलिड्स का, उसको अपन शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं बोलते, उनको अपन बोलते हैं एक रेंज में उनके मेल्टिंग पॉइंट लाई करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि सर हाँ, अब हमें पता है कि एक का फिक्स होता है, एक का फिक्स नहीं होता, उसकी वजह क्या होती है? तो उसकी वजह होती है ये वाली कि यहां पर क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में उनका जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर अरेंजमेंट होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जो आयोडीन सॉलिड होता है, मतलब जो I2 सॉलिड होता है, I2 सॉलिड, I2 सॉलिड, उसमें दो आयोडीन मॉलिक्यूल जो हैं उनके बीच में किस टाइप के इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं, यह आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जल्दबाजी में इसमें गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं? वो गलती ये करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि देखो सर I के बीच में तो कोवेलेंट बॉन्ड है, और हमसे यही तो पूछा गया है कि दो आयोडीन के बीच में किस टाइप के बॉन्ड होते हैं, तो वो यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड समझ के इसका आंसर कर देते हैं सी, जो गलत है। ऐसा नहीं होता है। ध्यान रहे सॉलिड किस टाइप का है, यह बताने के लिए अपन उन दोनों सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, मान लो एक पार्टिकल ये है, दूसरा पार्टिकल ये है, उन दोनों सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में कैसे इंटरेक्शन काम कर रहे हैं, किस टाइप के इंटरेक्शन हैं, उसके बेसिस पे अपन उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। और यहां पर आपका जो पार्टिकल है, ध्यान से सुनना, यहां पे जो आपका पार्टिकल है वो पार्टिकल I2 है, ये दूसरा पार्टिकल कौन है बोलो? I2 है। मतलब मुझे यह जानना है कि दो I2 के बीच में कैसे इंटरेक्शंस है। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं अभी के लिए कि I के बीच में कैसे इंटरेक्शन है, क्योंकि ये एक पार्टिकल है, ये मेरे लिए सिंगल पार्टिकल है और मुझे तो दो पार्टिकल के बीच के इंटरेक्शन चाहिए। और आप जानते हैं कि जो दो आयोडीन मॉलिक्यूल होते हैं, एक ये I, ये दूसरा I2 मॉलिक्यूल, उनके बीच में वंडर वॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं। बात सबको समझ में आ गई क्या?
तो इस तरीके से जब जहां पर वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं उनको अपन बोल देंगे यहां पर, इसका आंसर हो जाएगा लंदन फोर्सेस। इसका जो ए है वो होगा सही आंसर। अरे आप जानते हैं I2 एक मतलब डायपोल नहीं होता है, ठीक है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है वाला, और जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे तो उनके बीच में आप जानते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन तो हो नहीं सकते। कूलम्बिंग फोर्सेज होने के लिए आपके पास दो आयंस होने चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकते। कोवेलेंट इनके दो I2 मॉलिक्यूल के बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, तो सी भी इसका आंसर नहीं आ सकता। तो बचा कौन? इसका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेटवर्क सॉलिड। बहुत ही ज्यादा मायने रखने वाली टर्म है, बहुत से बच्चों को तो इसका मतलब ही नहीं पता होगा शायद कि क्या मतलब है किसी के नेटवर्क सॉलिड होने से। क्या होते हैं ये नेटवर्क सॉलिड? और आपके पास अगर आपने पी ब्लॉक अच्छे से पढ़ा हो तो इसके बहुत एग्जाम्पल आपने देखे होंगे। याद है SiO2? अरे 3D सिलिकेट में SiO2 की अपन बात कर रहे थे। एक चारों तरफ लंबा चौड़ा फैला हुआ ऐसे 3D में एक बड़ा सा सॉलिड था, लेकिन बीच में सिलिकॉन और O के बीच का बॉन्ड कैसा था? कोवेलेंट बॉन्ड था वहां पर। तो नेटवर्क सॉलिड्स बेसिकली वो होते हैं जो पूरे 3D में चारों तरफ फैले होते हैं, एक पूरा बड़ा नेटवर्क बना होता है, और दो पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड बने होते हैं वो कोई स्ट्रॉन्ग टाइप के बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट जैसे बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड उनके बीच में होते हैं। आप देख लीजिए सारों में से SO2, डायमंड, I2, H2O आइस। आप बोल देंगे सर आइस में एक H2O मॉलिक्यूल दूसरे H2O मॉलिक्यूल के बीच में भी तो बॉन्ड होते हैं, लेकिन बेटा वो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। मैं वीक फोर्सेस की बात नहीं कर रहा, मैं हाइड्रोजन बॉन्ड और इन सब की बात नहीं कर रहा। नेटवर्क सॉलिड होने के लिए उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होने चाहिए, और यहां पर इन तीनों में से, इन चारों में से एक ही ऐसा एग्जाम्पल है आपके सामने, और वो आप जानते हैं, वो होता है डायमंड। तो डायमंड में होता क्या है? डायमंड में जैसे मान लो एक कार्बन है, उसने बाकी 4 कार्बन के साथ में 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए होते हैं, वो कार्बन फिर से 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, वो फिर से आगे 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ऐसे सारे कार्बन्स आगे से आगे 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना के एक 3D में पूरा नेटवर्क बना लेते हैं, जिन पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये होता है आपका डायमंड, जिसको अपन बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड। एक सिर्फ डायमंड ही नहीं होता है नेटवर्क सॉलिड, और बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो आपने पी ब्लॉक में पढ़े होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक सॉलिड्स। कि जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनमें से इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो आप यहां पर देखेंगे, सबसे पहले आपको लिखा है वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट। ध्यान रहे, अगर वो मुझसे सॉलिड स्टेट बोलता तो मुझे पता है कि सॉलिड स्टेट में जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं कर पाते, क्योंकि उनके आयंस फिक्स होते हैं, वो मूव नहीं कर पाते सॉलिड स्टेट में। लेकिन इसने सॉलिड स्टेट नहीं बोला है, इसने बोला है मोल्टन स्टेट। ध्यान से देखो, बहुत जरूरी लाइन, बहुत जरूरी बात यहां लिखी हुई है। उसने यहां पर लिखा है मोल्टन स्टेट, और जब उसने मोल्टन स्टेट बोल दिया मतलब अब पता है उसने क्या करा। अब क्या करा कि मान लो उसके पास NaCl सॉलिड था, मान लो NaCl सॉलिड था, उसको तब तक गर्म किया, उसको तब तक हीट किया, उसको तब तक हीट किया कि जब तक वो NaCl लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए, जब तक वो NaCl लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। और NaCl लिक्विड में जैसे ही कन्वर्ट होगा उसको अपन बोल देंगे मोल्टन NaCl, और मोल्टन NaCl में आयंस मूव कर सकते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो कर सकता है। तो ये बात इसकी गलत है कि बहुत ही कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, और ये गलत बात है, इसीलिए इस सवाल का सही आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि द लैटिस साइट इन ए प्योर क्रिस्टल कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय। अब देखो थोड़ा सा ना इसमें, मतलब इसने प्योर वर्ड यूज कर लिया। प्योर का मतलब उस सॉलिड में कोई इंप्योरिटी नहीं है। ज्यादा बढ़िया होता अगर वो प्योर की जगह एक परफेक्ट वर्ड यूज करता। मान लो यहां पर आपको ऐसे बोल दिया होता, मान लो यहां आपको ऐसे बोल दिया होता प्योर के साथ में मैं यहां लिख रहा हूं, यहां आपको बोल दिया होता परफेक्ट। आपको बोल देता कि एक परफेक्ट क्रिस्टल में जो लैटिस साइट है वहां पे कौन नहीं हो सकता,
तो आपको पता है लेटिस साइड पे पार्टिकल होते हैं। पार्टिकल एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, लेकिन लेटिस साइड पर कभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नहीं हो सकता। इसलिए यह है इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला सवाल आपके सामने क्या बोला गया है, इसमें बोला गया कैटायंस आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट्स इन। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कुछ डिफेक्ट आपको दिए हुए हैं। आपको बोला गया है कि वो कौन सी डिफेक्ट है जिस डिफेक्ट में कोई एक कैटायन अपनी जगह छोड़ के वो आ जाता है कहीं किसी इंटरस्टिशियल साइट में, और आपको पता है जहां पर सिर्फ एक आयन डिसलोकेट हो, दूसरा आयन वहीं रहे, ऐसी डिफेक्ट होती है फ्रैंकल डिफेक्ट। तो इसका जो सही आंसर हो क्या हो जाएगा, बोलो ए हो जाएगा। अरे इतना आपको याद होगा, जैसे मान लो शॉर्टकट डिफेक्ट होता है। शॉर्टकट डिफेक्ट में क्या होता है कि कैटायन एनायन पेयर में वहां से बाहर निकलते हैं। अरे वो जोड़ा बना के बाहर निकलते हैं, कोई भी अकेला नहीं जाता वहां पर, वो एक दूसरे के लिए बने हुए होते हैं। तो जब एक जाएगा तो दूसरा साथ में जाएगा वहां पर। लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में एक जो है वो दूसरे को छोड़ के वहां से निकल लेता है, वो किसी और के पास चला जाता है। तो यहां पर फ्रैंकल डिफेक्ट जो होती है उसी में ऐसा होता है कि जो छोटे वाला आयन अगर वो कैटायन है तो अपनी जगह छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट में चला जाएगा। ठीक है, और डिफेक्ट पर आपके सामने है अगला सवाल। क्या कहता है, शॉर्टकट डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन क्रिस्टल व्हेन। मतलब आपसे पूछा गया है कि शॉर्टकट डिफेक्ट कब हमें दिखाई देती है, कब उसका हमें पता चलता है। सबको पता है, जब कोई कैटायन अपने जोड़े का जो एनायन है उसको लेके वहां से निकल ले, बंक मार जाए उस सॉलिड से। तो जब 2 कपल जो हैं कैटायन एनायन जो भी है वो जब अपनी क्लास से अपने सॉलिड से बंक मार के एक साथ बाहर भाग जाएं तो उसको बन क्या कहते हैं, उसको बन शॉर्टकट डिफेक्ट कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सम कैटायंस मूव फ्रॉम। नहीं, अकेले कैटायन नहीं जाएंगे वो। अगला है इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस, सम लैटिस साइट्स आर ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स, सम इंप्योरिटी इज प्रेजेंट इन द लैटिस। तो इन सब में से जो करेक्ट आपका आंसर होगा वो हो जाएगा बी, कि जितने कैटायंस जा रहे हैं उतने ही अगर एनायन जा रहे हैं। हां, ये जरूर ध्यान रखना कि उन पे चार्ज सेम होना चाहिए। अरे ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहना चाहिए ना, उन पे चार्ज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जितने कैटायन वहां से बाहर निकले अगर उतने ही एनायन बाहर निकल रहे हैं तो उसको अपन क्या बोल देंगे, शॉर्टकट डिफेक्ट अपन बोल देंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला यह गया है कि द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल इज, कि एक जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होती है उसमें कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होती हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, आप जानते हैं कि जब अपन बात करते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की, जब अपन बात करते हैं एफसीसी की, तो एफसीसी के अंदर टोटल 8 होती हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और वो टेट्राहेड्रल वॉइड कहां होती है, तो वो जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं उनको आप ऐसे कह सकते हो कि 2 एट ईच बॉडी डायगोनल, कि एक क्यूब के जितने भी बॉडी डायगोनल होते हैं उनमें से हर एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगी। तो टोटल वॉइड कितनी हो जाएंगी, वहां पर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको यह बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डिफेक्ट आर शोन बाय AgBr सॉलिड क्रिस्टल। तो आपने देखा होगा कि जो शॉर्टकट और फ्रैंकल डिफेक्ट होते हैं उनको कुछ अलग अलग टाइप के जो लैटिस होते हैं वो उनमें मिलती है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे अपन ऐसे कह सकते हैं कि NaCl के अंदर अगर कोई एक टाइप की डिफेक्ट है तो फिर मान लो जो दूसरा क्रिस्टल होगा उसमें कोई दूसरे टाइप की डिफेक्ट होगी, अपन ऐसा बोल सकते हैं। मान लो कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं जो शॉर्टकट डिफेक्ट शो करते हैं, कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं जो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। लेकिन यह आपको बताया गया होगा कि AgBr सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा एग्जाम्पल होता है जिसमें शॉर्टकट डिफेक्ट भी होती है और जिसमें फ्रैंकल डिफेक्ट भी होती है। मतलब AgBr सॉलिड जो होता है, सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है, उसमें शॉर्टकट डिफेक्ट भी होगी और उसके अंदर फ्रैंकल डिफेक्ट भी होगी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1 और 2, मतलब हो जाएगा ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया इन विच पेयर मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग इज प्रेजेंट। आपको ये कुछ पेयर्स बना के दिए हुए हैं अलग अलग पैकिंग के। आपको यह पूछा गया है कि वो कौन सी पैकिंग है जिसमें सबसे ज्यादा एफिशिएंट पैकिंग मौजूद है, आपसे पूछा गया है। अच्छा, इस एफिशिएंट पैकिंग का मतलब क्या होता है?
आपने पढ़ा होगा कि जितनी परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी, जितनी परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होती है, आप ऐसा कह सकते हो कि परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ने पर मैं से बोल दूंगा कि पैकिंग को उतना ही बढ़िया बोला जाता है, कि उतनी ही अच्छे से पैकिंग हुई है। और वो पैकिंग में बोल दूं कि उतनी पैकिंग ज्यादा एफिशिएंट होती है, आप ऐसे कह सकते हो। मतलब वैकेंट स्पेस जो है, वॉइड जो है, वो उतने ही कम बने हैं। ये मतलब होता है परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी का। अब आप इसमें देखो, जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं कि उनमें से सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसकी होती है, तो आपके सामने आंसर क्या क्या होंगे, देखो इधर देखना सब लोग। मैं इनकी पैकिंग एफिशिएंसी लिख देता हूं। एचसीपी जो होती है वो होती है 74% होती है। एचसीपी होती है 74%। चलो इनको अपन अलग से लिख लेते हैं। एचसीपी जो होती है वो होती है 74%। बीसीसी जो होती है वो होती है 68%। इसके अलावा जो सीसीपी, जिसको अपन एफसीसी भी बोलते हैं, वो भी होती है 74%। और एचसीपी 74% होती है। इसके अलावा जो सिंपल क्यूबिक होती है वो होता है 52%। तो आप देख रहे हैं कि ये हैं वो दो पैकिंग, कौन कौन, एचसीपी और सीसीपी, जिनकी परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है, और वो होती है 74%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपको बोला गया है परसेंटेज एम्प्टी स्पेस ऑफ ए बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। तो फिर से वही बात, आपको पता है कि परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी आपको क्या बताती है। परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी आपको यह बताती है कि टोटल वॉल्यूम का कितना परसेंट पार्ट ऑक्यूपाइड है। अरे परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी किसी 3D जो पैकिंग होती है उसके लिए आपको क्या बताती है कि टोटल वॉल्यूम का कितना परसेंट पार्ट ऑक्यूपाइड है, यही बताती है आपको। आपसे यह नहीं पूछा कि कितना परसेंट ऑक्यूपाइड है, आपसे पूछा गया है कि बीसीसी में कितना परसेंट एम्प्टी स्पेस होता है। तो आप यह जानते हैं कि बीसीसी के लिए परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है वो होती है 68%। तो मैं से बोल दूंगा कि जो एम्प्टी स्पेस होगा, जो एम्प्टी स्पेस होता है बीसीसी में, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 100 - 68। तो आंसर होगा 32%। तो आपसे परसेंटेज में पूछा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो इस सवाल में आपको यह बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, यानी कि एचसीपी। तो सबसे पहले आप ये देखिए, अगर मैं बात करूं एचसीपी के बारे में, अगर अपन एचसीपी 3D की बात करते हैं, तो एचसीपी 3D का मतलब वो होती है एक AB टाइप पैकिंग, वो होती है एक AB टाइप पैकिंग। ठीक है, जहां पर ये AB किसके टाइप है, ये एक लेयर का टाइप है। और आप ये भी जानते हैं कि एचसीपी की 3D किससे बनती है, कौन सी लेयर से बनती है, तो आंसर है वो लेयर होती है एचसीपी 2D। एचसीपी 2D वाली लेयर की जब तुम AB टाइप पैकिंग करोगे तो बन जाएगा एचसीपी 3D। यही होता है, बोलो। अब आप इसके बारे में क्या क्या जानते हैं। सबसे पहली बात हम इसके बारे में जानते हैं कि इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, वो 12 होता है। तो मतलब पहला ऑप्शन ए क्या है, सही बात बोल रहा है। दूसरा बी कहता है कि उसकी परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी 74 होती है, सही बात है। एचसीपी की परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, 74 होती है, तो यह बात भी सही बोल रहा है। तीसरा क्या कहता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ सेकंड लेयर आर कवर्ड बाय द स्पेयर्स ऑफ थर्ड लेयर। ये सुनना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। होता क्या है, तुमने जब पढ़ा था तो आपने चीज जरूर वहां पे नोटिस की होगी, आपने जरूर समझी होगी कि जो फर्स्ट लेयर होती है उस फर्स्ट लेयर के ऊपर आते हैं सेकंड लेयर, लेकिन वो एग्जैक्टली ऊपर पार्टिकल्स नहीं आते हैं। कुछ ऐसा होता है कि फर्स्ट लेयर की जो ट्राइएंगुलर वॉइड्स बन रही हैं उनके ऊपर आता है सेकंड लेयर का पार्टिकल, हाँ या ना। ऐसे ही जब तुम सेकंड लेयर बना दोगे तो उसके ऊपर जो थर्ड लेयर आएगी वो एग्जैक्टली सेम नहीं आती है। क्यों? क्योंकि सेकंड लेयर कौन से टाइप की है, बोलो, बी टाइप की है। थर्ड लेयर कौन सी है, ए टाइप की है। तो जब बी और ए अलग अलग टाइप हो गए, मतलब जो सेकंड लेयर की ट्राइएंगुलर वॉइड बनेगी उसके ऊपर आएगा थर्ड लेयर का पार्टिकल। इसका मतलब सी भी है, सही बात। और डी क्या कह रहा है, डी क्या कह रहा है आपको,
डी कह रहा है इन दिस अरेंजमेंट स्फेयर्स ऑफ फोर्थ लेयर आर एग्जैक्टली अलाइंड विद दैट ऑफ फर्स्ट लेयर। मतलब आप ऐसे कहो ये आपकी फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। क्या फोर्थ लेयर और फर्स्ट लेयर सेम है क्या? नहीं है। अरे फोर्थ लेयर बी टाइप की है, फर्स्ट कौन सी है बोलो? ए टाइप की है। जब फर्स्ट एंड फोर्थ लेयर अलग अलग टाइप की हैं, इसका मतलब डी जो बात बोल रहा है वो गलत बात है और इसलिए इस सवाल का सही आंसर है। इस सवाल का सही आंसर क्यों हुआ? अरे ध्यान से देखो, आपसे पूछा है कि कौन सा सही नहीं है वो बताना है। क्या ए बी सी तीनों सही बात है? क्या सही बात है? तो बचा कौन सा बोलो? डी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बन जाएगा ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन ए स्क्वायर क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशंस। मतलब आपसे बोला गया है कि जो 2 डायमेंशन में यानी कि 2D में जो स्क्वायर क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर होती है, स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर जो होती है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। अरे बहुत आसान सा सवाल है, बना के देख लेते हैं। चलो मैं तुम्हें बना के ही बता रहा हूं, ये स्ट्रक्चर कैसे बनती है तुम्हें वो बता रहा हूं मैं। इसको अपन फुल साइज कर लेते हैं, ठीक है। अब सुनना, मान लो ये एक स्फीयर है, ठीक है। इसके पास रखा मैंने दूसरा स्फीयर, थोड़ा मतलब टच करें आपस में, मैंने दूसरा स्फीयर यहां रख दिया। एक स्फीयर मैंने यहां रखा, ठीक है। फिर मैंने एक नीचे लेयर बना दी, एक मैंने यहां रख दिया। आपस में टच करना जरूरी है क्योंकि अपन स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग की बातें कर रहे हैं। हाँ, तो मान लो ये बन गया कि स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। अब जैसे मान लीजिए आपको इसमें जो है जानना है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर की, जो बीच वाला पार्टिकल है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो बताइए कितनों को टच कर रहा है? 1 2 3 4। इसके कितने पड़ोसी हुए? 4। तो जो आपके नियरेस्ट नेबर होते हैं, जो सबसे पास वाले आपके पड़ोसी होते हैं, वही क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना बन जाएगा? 4। इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। इस क्वेश्चन में ना आपसे क्या पूछा गया है कि विच काइंड ऑफ डिफेक्ट आर इंट्रोड्यूस्ड बाय डोपिंग। अब देखो डोपिंग में क्या होता है कि अपन कुछ अपने पास सब्सटेंसेस होते हैं, उनके अंदर कोई एक इंप्योरिटी बाहर से ऐड करते हैं जिसको अपन डोपिंग बोल देते हैं। तो आपको सॉलिड स्टेट में लास्ट में, सबसे लास्ट में बताया गया होगा कि डोपिंग से मेनली इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट डेवलप की जा सकती हैं सॉलिड्स के अंदर, और इसका सबसे ज्यादा यूज होता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर। जहां पर तुमने अगर पढ़ा है तो कुछ पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, कुछ एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं जो डोपिंग से जनरेट होते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपके सामने वो कौन सा बन जाएगा? वो बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका डी, ये है इसका सही आंसर। इसमें क्या पूछा गया आपसे? इसमें आपको ये बोला गया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इन डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स। तो आपको मैंने ऐसा सही सवाल आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। आपके सामने कुछ यूनिट सेल्स आपको दी हुई है, या ऐसे मान लो कि कुछ आपको पैकिंग अरेंजमेंट्स आपको दिए हुए हैं। तो उन पैकिंग अरेंजमेंट्स में जैसे मैं बोलूं सबसे पहले सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी। अगर बात करूं इनकी परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी की, तो इसकी सबसे कम होती है 52%, इसकी ज्यादा होती है 68%, और इसकी तीनों में से सबसे ज्यादा होती है 74%। यही तो वजह है। अरे ध्यान से सुनो, आपको शायद कुछ को पता भी नहीं होगा, अब मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान से सुनना। आपको पता है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में 3 टाइप के लैटिस होते हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और तीसरा होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। बोलो ये बात तो सबको पता है, होनी चाहिए आपको सबको पता। इन तीनों में से सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसकी है? बोलो एफसीसी की है, और एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। इसीलिए ही तो इसको कहा जाता है क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग, जिसको अपन क्या बोल देते हैं? जिसको अपन बोल देते हैं सीसीपी। शॉर्ट में एफसीसी को इसीलिए सीसीपी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि क्यूबिक सिस्टम में जितनी भी पैकिंग्स होती हैं उनमें से सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसकी होती है? एफसीसी की। तो उसको अपन बोल देंगे क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग, उसको अपन बोल देंगे। तो आप देख लीजिए सबसे ज्यादा एफसीसी होना चाहिए, फिर बीसीसी, फिर सिंपल क्यूबिक। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट। बहुत आसान सा सवाल है कि वो कौन सी डिफेक्ट है जिसको कहा जाता है डिसलोकेशन इफेक्ट है।
डिसलोकेशन का मतलब अपनी जगह छोड़ के कहीं और चले जाना, यही तो होता है, बोलो। और जो आयन अपनी जगह छोड़ के कहीं और चला जाए उसको फ्रैंकल डिफेक्ट कहा जाता है। अरे याद करो, छोटे वाला आयन, छोटे वाला, बड़े वाला नहीं, छोटे वाला आयन अपनी लैटिस साइड से उठ के कहीं और चला गया तो उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन कहते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट, या उसी को अपन कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। तो इसका सही जो आंसर है वो होगा ऑप्शन ए। फिर ये वही सवाल पूछ रहा है, बहुत ऐसे आपसे सवाल पूछे जाएंगे, बहुत आसान है ये चैप्टर, बस आपको 3D में चीजें विजुअलाइज करने आनी चाहिए। देखो क्या पूछा है, इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग मैंने आपको अभी बताया था क्या होता है। जिन लोगों ने वीडियो पूरा नहीं देखा ना, शुरू से पूरा वीडियो देखो, मैंने आपको बहुत बातें इसमें समझाई है। अरे ऐसा नहीं मैं तुम्हें सिर्फ ये एमसीक्यू कुछ सवाल करवा रहा हूं, मैं तुम्हें इन सवालों के माध्यम से कुछ कॉन्सेप्ट समझाने की भी कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। आपको मैंने अभी भी बताया था कि किसी को अपन क्यों क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं, क्यों हम किसी को सीसीपी बोलते हैं और ऐसा किसको बोलते हैं, ये मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। देखिए, इसने बोला क्यूबिक क्लोज पैकिंग मतलब सीसीपी, मैंने आपको बताया था सीसीपी बोले तो एफसीसी, और एफसीसी में 4 होती हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड और 8 होती हैं टेट्राहेड्रल वॉइड होती हैं। तो देख लो कौन सा सही आंसर है। इसमें 4 टेट्राहेड्रल गलत है। हाँ, 8 होती हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, ईच ऑफ विच इज शेयर्ड बाय 4 एडजेसेंट यूनिट सेल। ये गलत बात है। नहीं 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 नहीं, एफसीसी के अंदर एक क्यूब के अंदर होती हैं 8 की 8 टेट्राहेड्रल वॉइड, वो अपने किसी के साथ शेयर नहीं करता, इसलिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। और इस क्वेश्चन में आपको यह बोला गया है द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल्स, मतलब आप किसी एक यूनिट सेल की एज लेंथ है वो ए मान लीजिए, अपन जनरली ए ही कंसीडर करते हैं, ये किसी की एज लेंथ है एक यूनिट सेल की, स्मॉल ए, इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर्स, मतलब वो यूनिट सेल जिन स्फीयर से मिलकर बनी है उन स्फीयर्स की रेडियस जो है उसके बारे में बात कर रहा है। कंस्टिट्यूएंटिंग एफसीसी, बीसीसी एंड सिंपल क्यूबिक लैटिस आर रेस्पेक्टिवली। तो आपको ये बोला गया है कि मान लो आपके पास एक सिंपल क्यूबिक लैटिस है, एक आपके पास बीसीसी लैटिस है और एक आपके पास एफसीसी लैटिस है, तो इन तीनों के लिए उनकी एज लेंथ ए है, उसकी वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस करना कि सिंपल क्यूबिक में एक क्यूब का जो एज लेंथ होता है उस एज लेंथ के अलोंग, या उस क्यूब का जो एज होता है उस एज के अलोंग वो पार्टिकल्स आपस में टच करते हैं। ये बात आप जानते होंगे, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सिंपल क्यूबिक में जो कॉर्नर्स पे रखे पार्टिकल होते हैं वो एक एज के अलोंग एक दूसरे को टच करते हैं, और इसका मतलब एज लेंथ तो ए हो गई, और जब एक कॉर्नर पे रखा एक पार्टिकल, दूसरे पे रखा दूसरा पार्टिकल, जब वो आपस में टच करेंगे तो मैं बोल दूंगा इसकी रेडियस प्लस इसकी रेडियस बराबर होना चाहिए उसकी एज लेंथ। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लो ये कोई एज है, उसमें मैं यहां बना रहा हूं, ये कोई एक एज है, ठीक है। उस एज पे ऐसे समझो आपकी एक पार्टिकल जो है वो उस कॉर्नर पे रखा है, एक पार्टिकल इस कॉर्नर पे रखा है, और मान लो ये आपस में टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। मान लो ये एक एज था, इसको मैं फिर से रीड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ये एक एज है और उस पे एक पार्टिकल तो मान लीजिए यहां रखा हुआ है और दूसरा पार्टिकल इस कॉर्नर पे रखा हुआ है। अगर ये लेंथ ए है, अगर ये यहां से यहां तक की एज लेंथ ए है, तो ये वाली रेडियस आर, ये वाली आर, तो ए कितना होगा बोलो? ए इक्वल हो जाएगा 2r के। यहां पर ए इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? 2r। तो ये तो हो गया सिंपल क्यूबिक के लिए। सिमिलरली बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में जो बॉडी डायगोनल होता है, अभी बॉडी डायगोनल क्या होता है? किसी क्यूब के जब दो ऑपोजिट कॉर्नर्स को आपस में ज्वाइन कर दोगे तो उससे बनता है एक बॉडी डायगोनल। उस बॉडी डायगोनल के अलोंग पार्टिकल्स आपस में टच करते हैं। कैसे? तो मैं आपको बना के बता देता हूं। मान लीजिए एक बॉडी डायगोनल है, ठीक है। इस पे देखो एक यहां कॉर्नर है तो कॉर्नर पे एक पार्टिकल होगा, एक यहां कॉर्नर है, ये उसका ऑपोजिट कॉर्नर है तो एक यहां पार्टिकल होगा, और एक बॉडी के सेंटर पे भी पार्टिकल होता है। अरे तभी तो ये बीसीसी है। बीसीसी में सारे कॉर्नर्स पे होते हैं पार्टिकल और एक बॉडी के सेंटर पे होता है। तो ये जो टोटल यहां से यहां तक की डिस्टेंस है वो जानते हो आप √3a होती है। इधर से इसकी रेडियस का कंट्रीब्यूशन r, इसका r, इधर से इसका भी r और इधर से इस वाले का r,
तो यहां से √3 किसके बराबर बन जाएगा बोलो, 4r के। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 4r अपॉन √3 आ जाएगी। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट एफसीसी में क्या होता है, एफसीसी में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को फेस डायगोनल के अलोंग, ध्यान रहे ये था बॉडी डायगोनल, ये था बॉडी डायगोनल जिसके अलोंग वो बीसीसी में एक दूसरे को टच कर रहे थे। यहां होता है फेस डायगोनल जिसके अलोंग वो एक दूसरे को टच करते हैं। तो यहां पर कॉर्नर पे पार्टिकल होगा, इस कॉर्नर पे पार्टिकल होगा, और बीच में होगा उस फेस का सेंटर जहां पर भी पार्टिकल होता है एफसीसी में। और इसकी लेंथ कितनी होती है, लेंथ होती है √2a इज इक्वल टू r, ये r, इस वाले स्फीयर का इधर r होगा, इसका इधर r होगा, तो इज इक्वल टू कितना होगा 4r। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2√2r। तो आपको पहले इसमें क्या दिया हुआ है एफसीसी, एफसीसी के लिए पहले आना चाहिए 2√2r, तो ए की ऑप्शन में है इसलिए ए सही आंसर है। ए हो जाएगा इसका 2√2r एफसीसी के लिए, बीसीसी के लिए हो जाएगा कितना 4r/√3, और सिंपल क्यूबिक के लिए कितना हो जाएगा 2r। तो ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है।